आज के इस विस्तृत विश्लेषण में या कह लें इस ऐतिहासिक चर्चा में स्वागत है। आज जिन दस्तावेजों और शोध सामग्रियों को हमने सामने रखा है ना, वो हमें इतिहास के एक बेहद उथल-पुथल भरे दौर में ले जाते हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा दौर है जहां आजादी की एक बहुत ही महान पुकार देखते ही देखते एक भयानक त्रासदी में बदल गई। हाँ, हमारा आज का मुख्य लक्ष्य फ्रांस की उस जटिल और रक्त रंजित अवधि को समझना है, खासकर 1792 और 93 के घटनाक्रमों को। और ये समझना भी कि कैसे एक समाज जो समानता के लिए खड़ा हुआ था, वो अचानक आतंक के राज की गिरफ्त में आ गया। मतलब हम सिर्फ तारीखें नहीं देखेंगे आज। सही कहा। हम उन राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक धागों को सुलझाएंगे जिन्होंने इस पूरे दौर को बुना था, इन मूल दस्तावेजों और पत्रों के जरिए। इस विषय की गहराई वाकई चौंकाने वाली। जब इन अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है ना, तो ये साफ हो जाता है कि क्रांतियां वो कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। ये एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जो दिखाता है कि जब व्यवस्थाएं चरमराती हैं तो बदलाव की चाहत किस तरह अप्रत्याशित रास्ते अख्तियार कर लेती हैं, और अक्सर विनाशकारी रास्ते। हाँ। घटनाओं का ये सिलसिला सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव और सत्ता के मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा अध्ययन है। इस ऐतिहासिक नाटक की शुरुआत जिस बिंदु से होती है वो अपने आप में एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर जैसा लगता है। 1792 के फ्रांस के हालात को ही देख लें। हाँ, एक तरफ तो राजा लुई 16वें ने नई व्यवस्था और संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिससे लग रहा था कि शायद अब शांति आ जाएगी। लेकिन इन दस्तावेजों में जो कूटनीतिक पत्राचार दर्ज हैं, वे कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। राजा अंदर ही अंदर प्रशासक के शासकों के साथ गुप्त वार्ताओं में लगे हुए थे। बिल्कुल। अपने ही देश के नए नियमों को खुलेआम स्वीकार करना और पीठ पीछे उसी व्यवस्था को गिराने की साजिश रचना। ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरे फ्रांस में बारूद बिछा दिया था। और इस बारूद को चिंगारी दिखाने का काम सिर्फ फ्रांस के अंदरूनी हालातों ने नहीं किया। अगर हम उस समय के यूरोप के राजनीतिक नक्शे को देखें तो फ्रांस के आसपास के देशों, खासकर प्रशा और ऑस्ट्रिया के राजा भी तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से बुरी तरह घबराए हुए थे। बिल्कुल घबराए हुए थे। उन्हें ये डर सताने लगा था कि अगर फ्रांस की आम जनता अपने राजा की सत्ता को चुनौती दे सकती है तो ये बीमारी उनके अपने देशों में भी फैल सकती है। हाँ, और इसी खौफ के चलते वे फ्रांस की क्रांति को कुचलने के लिए अपनी सेनाएं भेजने की गुप्त योजनाएं बना रहे थे। लेकिन फ्रांस की नई नेशनल असेंबली ने स्थिति को बहुत बारीकी से भांप लिया था। और फिर अप्रैल 1792 में दुश्मनों के हमला करने से पहले ही असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ये एक बहुत ही आक्रामक और रणनीतिक कदम था, और इस घोषणा का जो असर जमीनी स्तर पर हुआ वो इन दस्तावेजों में बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्ज है। फ्रांस के अलग अलग प्रांतों से हजारों की संख्या में आम नागरिक स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए निकल पड़े। उनके लिए ये सिर्फ दो देशों की सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं था। हाँ। इस युद्ध ने एक वैचारिक रूप ले लिया था। लोग इसे यूरोप के निरंकुश राजाओं और विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग के खिलाफ आम जनता की आजादी की जंग के रूप में देख रहे थे। और इस वैचारिक जंग का असर समाज की सबसे बुनियादी इकाई यानी परिवार पर बहुत गहरा पड़ा। जाहिर है, जब इतनी बड़ी संख्या में पुरुष युद्ध के मोर्चों पर चले गए तो पीछे शहरों और गांवों का पूरा जनजीवन अचानक बदल गया होगा। बिल्कुल। इस कालखंड के सामाजिक दस्तावेज बताते हैं कि कैसे रातों रात महिलाओं को सिर्फ घर नहीं बल्कि बाहर के आर्थिक मोर्चे भी संभालने पड़े। रोजी रोटी कमाने से लेकर खेती और कारखानों तक का काम औरतों के कंधों पर आ गया। 18वीं सदी के यूरोप के लिए ये जेंडर रोल्स यानी लैंगिक भूमिकाओं में एक अकल्पनीय और बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। इस अचानक आए सामाजिक बोझ और युद्ध के तनाव ने समाज में एक गहरी बेचैनी पैदा की, और इस बेचैनी को एक और बड़ी राजनीतिक हताशा से हवा मिल रही थी। हाँ, दस्तावेजों का वो हिस्सा जहां 1791 के संविधान की कमियों का जिक्र है, वो बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। आम जनता जो युद्ध में अपनी जान दे रही थी और पीछे से पूरा देश संभाल रही थी, उसे ये महसूस होने लगा था कि ये क्रांति अभी अधूरी है, क्योंकि उस संविधान ने राजनीतिक अधिकार और वोट देने की ताकत सिर्फ समाज के अमीर तबके को ही दी थी। जो गरीब था, जो दिहाड़ी मजदूर था, वो सत्ता के इस नए ढांचे में भी पूरी तरह से हाशिए पर ही था। और यही वो असंतोष था जिसने फ्रांस में राजनीतिक क्लबों के विचार को जन्म दिया। जब संसद या असेंबली आम आदमी की आवाज नहीं सुन रही थी
तो लोगों ने खुद इकट्ठा होकर बहस करना शुरू कर दिया। ये क्लब चौपालों या कॉफी हाउस जैसी जगहों पर शुरू हुए, लेकिन जल्द ही ये सरकारी नीतियों पर चर्चा करने के मुख्य केंद्र बन गए। एक तरह से ये लोकतंत्र की शुरुआती अनौपचारिक प्रयोगशालाएं थीं। और यहाँ ये रेखांकित करना भी बहुत जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में महिलाएं मूक दर्शक नहीं थीं। उन्होंने भी अपने हकों की आवाज उठाने के लिए अपने खुद के अलग क्लब बना लिए थे। इन क्लबों के इतिहास को खंगालते हुए एक नाम जो सबसे मजबूती से उभर कर सामने आता है वो है जैकोबिन क्लब, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर रखा गया था। लेकिन जैकोबिन क्लब की जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो इसकी जनसांख्यिकी है, यानी इसके सदस्य कौन थे। ये समाज के एलीट या पढ़े लिखे दार्शनिकों का क्लब नहीं था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जैकोबिन क्लब मुख्य रूप से समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था जिसे अब तक हर व्यवस्था ने नजरअंदाज किया था। इसके सदस्यों में छोटे दुकानदार, जूते बनाने वाले कारीगर, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ीसाज और दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। सच मायनों में ये जमीनी स्तर के लोगों का समूह था, और इसी समूह का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आया जिसने फ्रांस का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। बिल्कुल। रॉबेस्पियर और उसके जैकोबिन समर्थकों ने अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए जो तरीका चुना वो काफी दिलचस्प था। उन्होंने कपड़ों को, जो अक्सर हैसियत का प्रतीक होते हैं, उन्हें एक राजनीतिक हथियार में बदल दिया। अध्ययन सामग्री में चित्र संख्या 9 का जिक्र है ना? हाँ, सॉन्कुलॉन्त दंपत्ति का चित्र। सॉन्कुलॉन्त यानी बिना ब्रीचेस वाले। ये सिर्फ एक फैशन का चुनाव नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरा राजनीतिक संदेश छिपा था। उस समय का जो अमीर और कुलीन वर्ग था, उनकी पहचान उनके कपड़ों से होती थी, विशेषकर घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस से। और जैकोबिनों ने जानबूझकर गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनना शुरू किया और खुद को सॉन्कुलॉन्त कहा, जिसका शाब्दिक अर्थ ही था वे लोग जो ब्रीचेस नहीं पहनते। चित्र 9 में हम देख सकते हैं कि ये साधारण वेशभूषा एक तरह का राजनीतिक उद्घोष थी। ये कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति और सत्ता पर आम आदमी की दावेदारी जताने का एक दृश्य तरीका था। ये बता रहा था कि अब सत्ता उन लोगों के हाथ में होगी जो लंबे ट्राउजर पहनकर मेहनत मजदूरी करते हैं, रेशमी ब्रीचेस पहनने वाले दरबारियों के हाथ में नहीं। और सत्ता पर ये दावेदारी जल्द ही बहुत ही हिंसक और निर्णायक रूप लेने वाली थी। 1793 की शुरुआत के दस्तावेज बताते हैं कि क्रांति अब किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं थी। राजा लुई 16वें पर सीधे तौर पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। एक क्रांतिकारी न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया। और फिर जो हुआ वो फ्रांस के इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जहां से पीछे लौटना असंभव था। 21 जनवरी 1793 को पेरिस के प्लेस डी ला रेवोल्यूशन में राजा को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और कुछ ही समय बाद रानी मैरी एंटोनेट को भी उसी अंजाम तक पहुंचाया गया। किसी भी सम्राट को सरेआम मौत की सजा देना ये सिर्फ एक व्यक्ति को मारना नहीं था, ये ईश्वरीय अधिकार की पूरी अवधारणा की सार्वजनिक हत्या थी। इस कृत्य के जरिए फ्रांस ने पूरे यूरोप को ये बता दिया था कि राजतंत्र नाम की संस्था को जड़ से उखाड़ फेंका गया है। लेकिन जैसा कि अक्सर इतिहास में होता है, पुरानी सत्ता को पूरी तरह मिटा देने के बाद जो नई सत्ता आती है वो कभी-कभी उससे भी ज्यादा खौफनाक साबित होती है। और यहीं से शुरू होता है वो दौर जिसे इतिहास आतंक का राज कहता है। 1793 से 94 तक फ्रांस पूरी तरह से रोबेस्पियर की मुट्ठी में था। ये विडंबना देखिए कि जो लोग आज़ादी और समानता के नाम पर सत्ता में आए थे, उन्होंने नियंत्रण और सजा की ऐसी क्रूर नीति अपनाई जिसने पूरे देश में दहशत फैला दी। रोबेस्पियर का नजरिया बहुत साफ और खौफनाक था। जो भी गणतंत्र का शत्रु है उसे खत्म कर दिया जाए। और उस शत्रु की परिभाषा बहुत ही व्यापक थी। इसमें सिर्फ पुराने कुलीन या पादरी ही शामिल नहीं थे। अगर अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य या यहाँ तक कि रोबेस्पियर की अपनी ही पार्टी के भी लोग जो उसके विचारों से सहमत नहीं थे, वो भी शक के दायरे में आ जाते थे। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था, जेलों में ठूस दिया जाता था और क्रांतिकारी न्यायालयों में उन पर नाम मात्र का मुकदमा चलाया जाता था। और सजा लगभग हमेशा एक ही होती थी, मौत। और मृत्युदंड देने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया वो भी अपने आप में उस दौर की मानसिकता को दर्शाता है। गिलोटीन का प्रयोग, इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटीन ने किया था। उस समय के संदर्भ में देखें तो गिलोटीन को अजीब लग सकता है, लेकिन समानता और मानवीयता का प्रतीक माना गया था। पुरानी व्यवस्था में कुलीनों को तलवार से मारा जाता था
और आम अपराधियों को तड़पा तड़पा कर गिलोटीन ने मौत को भी समान बना दिया था। चाहे आप राजा हो या कोई आम नागरिक, ब्लेड सबके लिए एक ही गति से गिरता था। ये सोचना सिहरन पैदा करता है कि कैसे एक मशीन जो हजारों लोगों के सिर काट रही थी, उसे समानता का एक उपकरण माना जा रहा था। रोबेस्पियर की सरकार का खौफ सिर्फ गिलोटीन तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। तत्कालीन कानून और अध्यादेशों को देखने पर पता चलता है कि सरकार ने आम नागरिक के रोजमर्रा के जीवन के हर एक पहलू को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से सरकारी कब्जा हो गया था। मजदूरी और चीजों की कीमतों की एक अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी। गोश्त और पाव रोटी जैसी बुनियादी चीजों की राशनिंग कर दी गई थी। किसानों के पास ये आजादी नहीं थी कि वे अपना अनाज अपनी मर्जी की कीमत पर बेच सकें। उन्हें मजबूर किया गया कि वे अपना अनाज शहरों में ले जाकर केवल सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर ही बेचें। ये नियंत्रण सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही नहीं रुका। सरकार ने सामाजिक व्यवहार और खान पान में भी जबरदस्ती समानता थोपने की कोशिश की। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। एक कानून लाया गया जिसके तहत सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी एक खास तरह की समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। सदियों से चले आ रहे सम्मान सूचक शब्दों को भी खत्म कर दिया गया। अब कोई मॉन्स्योर या मदाम नहीं था। सभी फ्रांसीसी नागरिकों को अनिवार्य रूप से सितवयन और सितवयीन यानी नागरिक और नागरिका कहकर संबोधित किया जाने लगा। यहाँ तक कि धर्म पर भी सीधा प्रहार किया गया। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को फौजी बैरकों या सरकारी दफ्तरों में तब्दील कर दिया गया। इन सारे कड़े नियमों के बीच हमें स्रोतों में मौजूद चित्र 11 पर भी गौर करना चाहिए। ये चित्र एक भव्य उत्सव को दर्शाता है जिसे क्रांतिकारी सरकार ने आयोजित किया था। इस उत्सव में प्राचीन यूनान और रोम के क्लासिकी प्रतीकों और मंडपों का उपयोग किया गया था। इस चित्र का बहुत गहरा महत्व है। ये दिखाता है कि रोबेस्पियर की सरकार सिर्फ डराकर शासन नहीं कर रही थी, वो एक नई तरह की वफादारी, एक नया धर्म रचने की कोशिश कर रही थी, राज्य का धर्म। वे ईसाई धर्म और पुराने रीति रिवाजों को हटाकर एक नए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की स्थापना करना चाहते थे, जहां नागरिक की सर्वोच्च निष्ठा सिर्फ गणतंत्र के प्रति हो। ये भव्य आयोजन उसी नई विचारधारा को आम जनता के दिमाग में बैठाने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका थे। लेकिन इतिहास का ये एक अटल नियम है कि कोई भी समाज लगातार इतने भयंकर तनाव और खौफ में नहीं जी सकता। जब सरकार हर उस इंसान का सिर काटने लगे जो जरा सा भी अलग सोचता है, तो एक बिंदु ऐसा आता है जब खुद सरकार के अंदर के लोग अपनी जान के डर से बगावत कर देते हैं। और रोबेस्पियर के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। उसकी नीतियां इतनी कठोर हो गईं कि अंततः उसके अपने ही समर्थकों का धैर्य जवाब दे गया। जुलाई 1794 में जिस न्यायालय का इस्तेमाल उसने दूसरों को खत्म करने के लिए किया था, उसी न्यायालय ने उसे भी दोषी ठहराया। उसे गिरफ्तार किया गया और अगले ही दिन उसी गिलोटीन पर उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया गया। रोबेस्पियर का अंत उस चरमपंथ का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन इस पूरी अवधि में जो सबसे दिलचस्प चीज निकल कर आती है, वो है स्वतंत्रता की अवधारणा को लेकर हुआ गहरा दार्शनिक टकराव। उस दौर के दस्तावेजों में हमें दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं मिलती हैं। एक तरफ 1793 में क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेस्मोलिन्स के विचार हैं और दूसरी तरफ खुद रोबेस्पियर का 1794 का भाषण है। ये दार्शनिक बहस इस पूरी चर्चा का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हम इन दोनों विचारों का पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं, बिना किसी का पक्ष लिए। ये समझना जरूरी है कि उस समय के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था। कैमिल डेस्मोलिन्स का नजरिया बहुत ही मानवीय लगता है। उन्होंने उन लोगों का कड़ा विरोध किया जो मानते थे भी स्वतंत्रता एक नवजात शिशु की तरह है, जिसे बड़ा होने तक सख्त अनुशासन या आतंक की जरूरत होती है। डेस्मोलिन्स के लिए स्वतंत्रता का अर्थ था सुख, शांति, विवेक, समानता और न्याय। वे गिलोटीन की अंधाधुंध कार्यप्रणाली के बिल्कुल खिलाफ थे। डेस्मोलिन्स का तर्क बहुत ही व्यवहारिक था। उन्होंने अपने लेखों में एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा, क्या गिलोटीन के जरिए अपने सभी दुश्मनों का सफाया कर देना मुमकिन है? उनका मानना था कि ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है। उन्होंने तर्क दिया कि जब आप किसी एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाते हैं, तो आप अनजाने में उसके परिवार और दोस्तों के रूप में 10 नए दुश्मन पैदा कर लेते हैं। उनका स्पष्ट मानना था कि राज्य द्वारा की गई हिंसा अंततः राज्य को ही कमजोर करती है
और सच्ची आजादी कभी भी खून की नींव पर खड़ी नहीं हो सकती। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और तार्किक बात थी। लेकिन दूसरी ओर जब हम रोबेस्पियर के विचारों को पढ़ते हैं तो एक बिल्कुल अलग और सिहरन पैदा करने वाला तर्क सामने आता है। रोबेस्पियर का मानना था कि एक शांतिपूर्ण और संवैधानिक सरकार केवल तभी स्थापित हो सकती है जब पहले अत्याचारी ताकतों के खिलाफ आजादी की लड़ाई पूरी तरह से जीत ली जाए। और इस लड़ाई को जीतने के लिए उसका मानना था कि आतंक कोई बुराई नहीं बल्कि एक परम आवश्यकता है। रोबेस्पियर ने अपने भाषण में खुलेआम इस बात की वकालत की कि एक क्रांतिकारी सरकार का आधार ही आतंक होता है। उसने आतंक को एक बहुत ही अजीब तरीके से परिभाषित किया। उसकी शब्दों में आतंक केवल कठोर, तुरंत और अनम्य न्याय था। उसका तर्क ये था कि जब गणतंत्र चारों तरफ से बाहरी और भीतरी दुश्मनों से घिरा हो तो ऐसे समय में नरमी दिखाना दरअसल गणतंत्र के साथ धोखा करना है। उसके अनुसार स्वतंत्रता के दुश्मनों को आतंक के जरिए खत्म करना एक शासक का अधिकार ही नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो दिमाग को झकझोर देता है। एक व्यक्ति के लिए आजादी का मतलब है न्याय और जीवन की सुरक्षा, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए उसी आजादी को बचाने का एकमात्र तरीका है लगातार मौत बांटना। एक सोच कहती है कि हिंसा से और हिंसा बढ़ती है, दूसरी सोच कहती है कि बिना चरम हिंसा के लोकतंत्र जिंदा ही नहीं रह सकता। ये वैचारिक टकरार सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं बल्कि मानव इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और इसी वैचारिक टकराव और उसके कारण हुए खून खराबे ने फ्रांसीसी समाज को भीतर से पूरी तरह खोखला कर दिया। रोबेस्पियर के पतन के बाद जब ये आतंक का राज खत्म हुआ तो फ्रांस में एक अजीब सा राजनीतिक खालीपन और थकान आ गई। इस थकान का फायदा उठाया समाज के उस संपन्न मध्य वर्ग ने जिसने 1789 की शुरुआत में क्रांति का नेतृत्व किया था। सत्ता एक बार फिर उनके हाथों में लौट आई। और सत्ता हाथ में आते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने एक नया संविधान बनाया और क्रांति के उस बुनियादी वादे को ही उलट दिया जिसके लिए लाखों लोग लड़े थे। इस नए संविधान के तहत समाज के उस वर्ग से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया जिसके पास संपत्ति नहीं थी। यानी गरीब मजदूर और किसान फिर से उसी जगह पहुंच गए जहां से वे चले थे। ये पूरी तरह से एक प्रतिगामी कदम था। न केवल उन्होंने मताधिकार को सीमित किया बल्कि उन्होंने सरकार के काम करने का पूरा ढांचा ही बदल डाला। रोबेस्पियर के दौर में एक व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत होने का जो खौफनाक अंजाम उन्होंने देखा था उससे वे पूरी तरह सहमे हुए थे। इसलिए इस बार उन्होंने शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए एक बहुत ही जटिल प्रणाली बनाई। 2 अलग-अलग चुनी हुई विधान परिषदें बनाई गईं और इन परिषदों ने शासन चलाने के लिए 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका का गठन किया जिसे डायरेक्टरी नाम दिया गया। लेकिन कार्यपालिका में 5 लोग, ये व्यवस्था तो कागज पर ही बहुत अव्यवहारिक और समस्याग्रस्त लगती है। ये व्यवस्था दरअसल पिछले दौर के गहरे खौफ की उपज थी। वे किसी भी कीमत पर एक नया रोबेस्पियर पैदा नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि ये डायरेक्टरी कभी भी सुचारू रूप से काम नहीं कर पाई। इन 5 डायरेक्टरों के बीच लगातार वैचारिक मतभेद और झगड़े होते रहते थे। और बात सिर्फ आपस के झगड़ों तक सीमित नहीं थी, उनका दोनों विधान परिषदों के साथ भी हमेशा टकराव चलता रहता था। अक्सर परिषदें इन डायरेक्टरों को बर्खास्त करने की धमकियां देती रहती थीं। इसका मतलब है कि पूरा सरकारी तंत्र एक तरह के प्रशासनिक लकवे का शिकार हो गया था। देश में कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं था, बस लगातार राजनीतिक खींचतान चल रही थी। और जब किसी देश का राजनीतिक नेतृत्व इतना कमजोर और अस्थिर हो जाता है, जब आम जनता इस रोज-रोज की अनिश्चितता से थक जाती है, तो व्यवस्था में एक शून्यता आ जाती है। एक ऐसी शून्यता जिसे भरने के लिए हमेशा कोई न कोई तानाशाह सामने आ ही जाता है। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। डायरेक्टरी की इस भारी राजनीतिक और प्रशासनिक अस्थिरता ने ही एक सैन्य तानाशाह के उदय का मंच तैयार किया। और वो तानाशाह था नेपोलियन बोनापार्ट। एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की तलाश में फ्रांस ने अंततः एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उसे वापस उसी बिंदु पर खड़ा कर दिया जहां से उसने राजतंत्र को उखाड़ फेंकने की शुरुआत की थी। यानी एक व्यक्ति के निरंकुश शासन के अधीन। ये इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम की सबसे बड़ी और कड़वी विडंबना है। जो क्रांतिक राजा को हटाकर सत्ता आम जनता के हाथ में देने और एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने के लिए शुरू हुई थी, वो पहले जैकोबिनों के आतंक के राज में भटकी, फिर डायरेक्टरी की अस्थिरता और भ्रष्टाचार में उलझी और अंत में एक सैन्य तानाशाह के बूटों के नीचे आ गई। ये विडंबना जरूर है,
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष केवल विफलता नहीं है। बिल्कुल नहीं। सरकारों के स्वरूप भले ही बदलते रहे हों, राजतंत्र से गणतंत्र, गणतंत्र से आतंक, आतंक से डायरेक्टरी और फिर तानाशाही, लेकिन इस क्रांति ने जो मूल आदर्श पैदा किए वे कभी नष्ट नहीं हुए। स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व के विचार उस दौर की सीमाओं को लांघ गए। ये ऐसे बीज थे जो पूरे यूरोप की जमीन में बो दिए गए थे। नेपोलियन के शासनकाल और उसके बाद 19वीं सदी के दौरान जितने भी राजनीतिक आंदोलन हुए, उन सब के मूल में यही फ्रांसीसी आदर्श मौजूद थे। इस क्रांति ने दुनिया को ये सिखा दिया कि सत्ता का असली स्रोत राजाओं का ईश्वरीय अधिकार नहीं, बल्कि आम जनता है। ये एक बहुत ही सशक्त निष्कर्ष है। तो आज की इस गहन चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि कैसे 1792 में फ्रांस एक रक्षात्मक युद्ध से एक आक्रामक वैचारिक युद्ध में उतरा, जिसने समाज की संरचना और महिलाओं की भूमिकाओं को रातों रात बदल दिया। सौखलौंद के रूप में कपड़ों को भी राजनीति बना दिया। हमने राजा की फांसी के बाद पनपे उस खौफनाक दौर को समझा जहां रॉबेस्पियर ने गणतंत्र बचाने के नाम पर आतंक को ही न्याय मान लिया। हमने गिलोटिन की अंधाधुंध क्रूरता और समता रोटी जैसी थोपी गई समानताओं का विश्लेषण किया। डेस्मोलिन्स और रॉबेस्पियर के विचारों के जरिए हमने ये भी परखा कि आजादी को लेकर कितने चरम मतभेद हो सकते हैं। और अंततः हमने समझा कि कैसे अत्यधिक खौफ से जन्मी डायरेक्टरी की अस्थिरता ने नेपोलियन जैसे तानाशाह के लिए लाल कालीन बिछा दिया। फिर भी क्रांति के मूल आदर्श अमर रहे। इन दस्तावेजों का ये सफर सिर्फ 18वीं सदी के फ्रांस की कहानी नहीं है। ये सत्ता, मानवीय आकांक्षाओं और किसी भी आदर्श को चरम सीमा तक ले जाने के खतरों का एक सार्वभौमिक अध्ययन है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है, जो इन दस्तावेजों में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन पूरी कहानी में छिपा हुआ है। वो क्या? हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में पूर्ण समानता लाने के लिए हर संभव प्रयास किया, यहां तक कि रोटी और भाषा तक में समानता थोप दी गई। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में एक सवाल जो आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या किसी भी समाज में सच्ची और पूर्ण समानता बिना किसी जबरदस्ती या बल प्रयोग के हासिल की जा सकती है? ये सोचने वाली बात है। या फिर जब भी कोई व्यवस्था पूर्ण समानता को अपना एकमात्र और अंतिम लक्ष्य बना लेती है, तो क्या वो अनजाने में एक नए प्रकार की तानाशाही को जन्म देने के लिए अभिशप्त हो जाती है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और इतिहास के पन्नों में छिपे आज के सवालों को तलाशते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे।